हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्म्यूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फॉर्मूलाज को फटाफट रिवाइज। और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त कर लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। और इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर के ऊपर जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से अर्पित सर ने सॉल्व किए हैं, वो भी जाके देख सकते हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो पहला फॉर्मूला एटॉमिक नंबर, ओके, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर अब इतना सा ही याद रख के मत छोड़ देना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है हमेशा न्यूक्लियस में ही होंगे एटम के। पर जब हम लोग बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सावधान, थोड़ा रुक जाना, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में हो, ये मत भूलना। ओके चलो, एटॉमिक मास नंबर हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिंपल सी चीज है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलकर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब प्रोटॉन्स को मैंने जेड बताया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जेड बताया क्योंकि हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, तो डायरेक्टली जेड। न्यूट्रॉन्स को मैंने एन से डिनोट कर दिया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन। या फिर अब न्यूट्रॉन्स का नंबर ढूंढना है तो n इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड। ये देखो n इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड, ये वाला फॉर्मूला भी। अब इनके एप्लीकेशन, मतलब इनके ऊपर आने वाले सवाल काफी इंटरेस्टिंग से होते हैं। आपको एकदम सिंपल सा सिंबल दिया होगा ऐसे एलिमेंट का, ऊपर एटॉमिक मास नंबर दिया होगा, नीचे एटॉमिक नंबर दिया होगा। ये तो हमें पता है रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ओके, एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर का एलिमेंट के सिंबल के साथ। अब इस रिप्रेजेंटेशन से हमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पर आपको एटॉमिक मास नंबर दिया है, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर दिया है, दोनों का इस्तेमाल करके आप न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ सकते हो। उल्टा भी केस हो सकता है, जैसे कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ओके दिए होंगे, आपको बोलेंगे कि ये सिंबल उस एलिमेंट का ऐसे, उस एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करो। ओके, उस स्पीशीज को ऐसे रिप्रेजेंट करो। अब इसमें थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, ये जो हमारा एलिमेंट है, पहले हमें ढूंढना है कि ये एटम है या फिर ये आयन है। ओके, मतलब कैटायन या फिर अनायन। ओके, तो कैटायन है या अनायन है, ये ढूंढना है हमें। ओके, अब ये कैसे ढूंढेंगे, सिंपल सी चीज है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम टू सेम होंगे तो ये एटम होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ओके, ये ज्यादा होगा तो एनायन होगा, राइट। और अगर ये ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो कैटायन होगा। अब रिप्रेजेंट करते टाइम पर सिंबल को, अगर एटम है तो इसको ए एक्स जेड ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ओके, सिंपल। पर अगर कैटायन होगा तो हमें पता है अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो इस एक्स के ऊपर, बेचारे के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, तो एन प्लस। ओके, अब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, एन की वैल्यू उतनी होगी, फिर ऊपर तो ए और नीचे जेड वैसे ही होगा। अगर अनायन है तो सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, तो इसीलिए n माइनस, अब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो होगी n की वैल्यू, बाकी एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है c इज इक्वल्स टू म्यू इनटू लैम्बडा। अब हमें पता है c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, म्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा है वेवलेंथ। अब इनके अलग अलग इनके यूनिट्स है, c के मतलब स्पीड ऑफ लाइट का मीटर पर सेकंड, ओके, हमारा फ्रीक्वेंसी का सेकंड इनवर्स और वेवलेंथ का मीटर पर। इन ऑल इस फॉर्मूला के बाद हम लोग जो भी आंसर निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके, तो स्पीड ऑफ लाइट का ही यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर यहां पर ये है वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। ओके, तो ये वाला टर्म होता है वेव नंबर, हमें पता ही है। ओके, लैम्बडा तो हमें वेवलेंथ पता ही है। अब इसमें क्योंकि देखो लैम्बडा का इन यूनिट देखो मीटर है, तो इसीलिए वेव नंबर का यूनिट होगा मीटर इनवर्स। ओके, ऊपर जाएगा तो फिर c इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन वेव नंबर। अब ये फॉर्मूला तो इन दोनों से ही डिराइव किया गया है। ओके, सिंपल सा है, और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड में होगा क्योंकि हम लोग c के टर्म्स में फॉर्मूला को देख रहे हैं। अब इन तीनों भी सिंपल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल एकदम बहुत ही आसान है। अगर पहला और तीसरा वाला फॉर्मूला देखोगे तो तीन तीन टर्म्स है, तीनों में से दो दिए होंगे, तीसरों को ढूंढना होगा कोई भी न्यूमेरिकल में। और ये वाला जो है, इसमें एक तो इन दो टर्म्स में से, वेव नंबर और वेवलेंथ में से, एक तो वेव नंबर दिया होगा वेवलेंथ, या फिर वेवलेंथ दिया होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा, दूसरे को ढूंढना होगा। नेक्स्ट है E इज इक्वल्स टू एच म्यू, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, जहां पर E हमारा है एनर्जी ऑफ वन फोटोन या फिर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन भी हम लोग कह सकते हैं इसको। ओके,
क्या है, इज इक्वल्स टू एच म्यू। अब एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एकदम दिमाग में चिपका के रख देना इसको। म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है। ओके, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फॉर्मूला, हाफ MEV² इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू 0। ओके, जहां पर अब ये हाफ MEV² जो है ये है काइनेटिक एनर्जी उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा Me है ये होगा उस इलेक्ट्रॉन का मास, V होगी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ओके, अब ये एच म्यू हमें पता है माइनस एच म्यू 0। अब ये म्यू 0 कुछ नया चीज दिख रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये मेटल की, और ये जो पूरा का पूरा एच म्यू 0 टर्म दिख रहा है ये है वर्क फंक्शन W0 मेटल का। ओके, फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV0। अब ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब हमें सवाल में पोटेंशियल दिया होगा, तो हम लोग पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ढूंढ सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है ये है हमारा V0, ओके, जो हमें दिया होता है सवाल में मोस्टली, और फिर ये जो E है हमारा ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जैसे कि आप सभी को पता है कूलम। ओके, तो इस मदद से, तो इस पोटेंशियल की मदद से हम लोग काइनेटिक एनर्जी ढूंढ पाएंगे इलेक्ट्रॉन की, फिर बाद में हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये वर्क फंक्शन दिया होता है कई सवालों में, तो इसका मतलब हमें एच म्यू 0 की वैल्यू दी है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर का फॉर्मूला देखेंगे। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 109677, ये है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1/n1² माइनस 1/n2², ये पूरा पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर Cm इनवर्स। ओके, अब यहां पर मैंने दो चीज बता दी। अब ये n1 n2 क्या है, n1 n2 है हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स है, ये है n1 n2 जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, अब ये n1 और n2 के वैल्यूज जो है ये डिपेंड करते हैं, मतलब 5 सीरीज के ऊपर हमारे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। ओके, तो इन 5 सीरीज के लिए n1 की वैल्यूज कैसी कैसी है, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5। अब n2 की वैल्यूज n1 पर डिपेंड, मतलब n2 की वैल्यूज हम लोग n1 से निकालेंगे। ओके, तो n1 + 1 कर देंगे तो हमें एक n2 की वैल्यू मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर लाइमन के लिए n2 की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि 1 + 1 2, या फिर हम लोग आगे भी, मतलब ऐसे बढ़ते जाती है वैल्यू आगे आगे, n1 + 2, n1 + 3। ओके, तो जो भी हमारा n1 है उसमें +1 करके वो n2 की वैल्यू हो सकती है, या फिर उसमें हम लोग +2 करेंगे तो n2 की वैल्यू वो भी हो सकती है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा सिलसिला। ओके, अब इन सारे चीजों के लिए, इन सीरीज के लिए भी सेम ऐसी फॉर्मूलाज के बेसिस पर इनके भी n2 के वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, जहां पर यहाँ पर अब बामर के इसमें 2 है तो n2 की वैल्यू शुरू होगी 3 से, तो 3 4 5 ऐसे चलते रहेगा। ओके, चलो अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, ओके, अगर पूछा जाए तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये है वेव नंबर का फॉर्मूला है। अब एकदम सिंपल सा है, एकदम डिट्टो हाइड्रोजन जैसा, 109677 1/n1² माइनस 1/n2², इस चीज को ब्रैकेट में डालेंगे Cm इनवर्स, बस चेंज इतना ही है Z²। ओके, अब ये Z² क्या है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का, जो भी एटॉमिक नंबर है वो दे देंगे। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन में है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप He+ एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक को लूज कर दिया तो He+ बन गया, राइट। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये Li2+ भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गया। ऐसे ही बेरिलियम 3+ भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, तो इनके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। ओके, फिर अब नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth शेल, ओके, कोई भी शेल, ओके, ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। अब कोई भी दूसरे शेल से अगर जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ये n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हमारा जो भी शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओके, nth शेल से, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो n × n-1/2 कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी प्रोड्यूस होंगी वो समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये क्या है, Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n² × a0। अब n मतलब जिस भी ऑर्बिट का हमें रेडियस ढूंढना है उसका वैल्यू डालना है हमें, फर्स्ट ऑर्बिट का है, सेकंड ऑर्बिट का है, थर्ड ऑर्बिट का, तो 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा। ओके, इनटू a है हमारा 52.9, ओके, पिकोमीटर्स। तो ये वैल्यू हमें डाल देनी है, बस यहाँ पर कांस्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज अगर हमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ढूंढना है, ओके, तो सबसे पहले हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब ये He+, Li2+, B3+, जिनमें हाइड्रोजन में जितना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन में जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब ऐसे स्पीशीज में हम लोग को अगर nth ऑर्बिट का रेडियस ढूंढना है तो फॉर्मूला एकदम डिट्टो हाइड्रोजन जैसा ही है, बस एक ही चेंज है इसमें, Rn = n² × a0। चेंज ये है सिर्फ कि इस n² × a0 को डिवाइड करेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर से। ओके, बाकी सेम टू सेम एकदम फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये Z मैंने बताया एटॉमिक नंबर है उस
हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का। अगर He+ होगा तो 2 होगा, Li2+ होगा तो 3 होगा, बेरिलियम 3+ होगा तो 4 होगा। ओके, फिर अगर हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की एनर्जी ढूंढनी है तो फॉर्मूला क्या है, En मतलब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू माइनस RH। RH मतलब रिडबर्ग्स कांस्टेंट है ये, इसका वैल्यू बस याद रखो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ओके, इंटू 1/n²। बस अब ये सारा हमें पता होगा। अब हमें रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, जिस भी ऑर्बिट का हमें एनर्जी ढूंढना है वो ही होगा हमारा n, उसका वैल्यू पुट कर दे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी उस nth ऑर्बिट की। ओके, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब सेम अगर इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हमें nth ऑर्बिट की एनर्जी ढूंढनी है, ओके, तो फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम है हाइड्रोजन एटम के जैसा ही, फर्क इतना ही है। क्या है फर्क, देखो En इज इक्वल्स टू माइनस RH इंटू, फर्क ये है सिर्फ Z², ओके, अपॉन n²। वहां पर 1 था अपॉन n², यहां पर है Z² अपॉन n²। Z हमें पता है अटोमिक नंबर है उस हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का। नेक्स्ट है डेल्टा E इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय, अब ब्रैकेट का टर्म है 1/ni² माइनस 1/nf²। अब यहां पर देखो डेल्टा E से शुरुआत करते, ये है, देखो यहां पर दिया है मैंने EF माइनस EI, मतलब जो भी फाइनल ऑर्बिट है, ओके, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी माइनस जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इनिशियल ऑर्बिट, राइट, उस ऑर्बिट की एनर्जी। ओके, या फिर हम लोग डेल्टा E को कुछ ऐसे भी hμ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये डेल्टा E इज इक्वल्स टू hμ भी होता है, जो ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट से, ओके, फाइनल ऑर्बिट में जब जा रहा है तब जो वो ट्रांजिशन कर रहा है, उस ट्रांजिशन में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, ये बताती है हमें डेल्टा E। ओके, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये है डेल्टा E। ओके, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, तो ये है डेल्टा E। ओके, जिसकी वैल्यू है इज इक्वल्स टू hμ, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू EF माइनस EI। ओके, अब आते हैं यहाँ पर 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये है हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1/ni² माइनस 1/nf², जहां पर ni और nf, ni तो अभी पता चलेगा आपको, ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट, इनिशियल ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन उड़ी मार रहा है, ओके, और NF है फाइनल ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, अब इंटरेस्टिंग सी चीज ऐसी है कि यहाँ पर जब डेल्टा E की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाए, ओके, तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है जब ट्रांजिशन हो रहा है, और जब नेगेटिव है तब आप समझ जाना कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, फिर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, क्योंकि हम लोग ने इस mv को p से रिप्लेस कर दिया। मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम होता है, राइट। तो अब ये मास है, वेलोसिटी है किसका, पार्टिकल का। ओके, h तो हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये है वेवलेंथ। ओके, लैम्बडा है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल। ओके, ये तो हमें पता है p मतलब मोमेंटम। ओके, तो फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv, या फिर लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली। फिर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h/4π। अब जहां पर ये जो डेल्टा x है ये बता रही है हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके, और डेल्टा p है ये बता रही है हमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ओके, ऑफ अ पार्टिकल। और यहां पर अगर इस हमें डेल्टा p को, ओके, ऐसे लिख दे m इंटू डेल्टा v, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल्स टू h/4π, जहां पर ये जो हमारा m है ये है मास ऑफ द पार्टिकल, और ये जो डेल्टा v है ये हो जाएगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ओके, ऑफ द पार्टिकल। तो ये वाला फार्मूला भी और ये वाला फार्मूला भी हम लोग दोनों भी फार्मूलास हम लोग यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें दिया क्या है, हमें अगर डायरेक्टली मोमेंटम दिया है तो हम लोग ये डायरेक्टली यूज करेंगे, अगर हमें मास वेलोसिटी दी, मतलब मास और डेल्टा v दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, n, ये होता है शेल का नंबर। ओके, तो ये 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे हो सकता है। ओके, पहले अब अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ढूंढने हैं किसी भी शेल में, ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल इज इक्वल्स टू n², उसी शेल का जो नंबर है, ओके, उसको स्क्वायर कर देना है। तो अगर मुझे सेकंड शेल में ढूंढने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 को स्क्वायर कर दूंगा तो 4 मिल जाएगा। तो मुझे पता चल गया सेकंड शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 4। ओके, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, ये कैसे ढूंढेंगे हम लोग, सिंपल है, जिस भी शेल में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं उस शेल को स्क्वायर कर देना है, मतलब उस शेल का जो नंबर है उसको स्क्वायर करना है। जैसे कि मुझे सेकंड शेल का ही ढूंढना है, चलो, तो सेकंड शेल वाला n है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने 4, 4 इंटू 2 8, तो मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल इज 8। ओके, ऐसे। फिर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर L की बात करते हैं, तो ये जो L की वैल्यूज होती है ये n पे डिपेंड करती है, हमें पता है। और कैसे, तो L की वैल्यू 0 1 2 3
हो सकती है, पर लास्ट वाली वैल्यू n-1 तक ही हो सकती है। तो सिंपल सी चीज है, अगर n इज इक्वल्स टू 4 ये है मेरा, और मुझे l की वैल्यूज ढूंढनी है इसके लिए, तो सबसे पहले मैं लास्ट वाली वैल्यू ढूंढूंगा, उससे पहले फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब में लगा दूंगा मैं नंबर्स को। तो n-1 मेरी लास्ट वैल्यू होगी, तो 4-1 होता है 3, तो मेरी लास्ट वैल्यू होगी 3। तो 3 से पहले 2 आता है, 1 आता है और 0 आता है, तो 0 से 3 में रेंज होगा इसका। ओके, मतलब 0 से 3 होगी l की वैल्यूज। और सिमिलरली अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml। तो इसमें ml की वैल्यूज l के ऊपर डिपेंड करती है, सिंपल सी है, और कैसी है, इस रेंज में आती है। ओके, तो इस फॉर्मूला को आप दिमाग में एकदम चिपका दो, एकदम ईजी है। -l से शुरुआत करना है और +l तक जाना है। अब बीच का फासला थोड़ा सा लग रहा है कि किचपिच हो रही है, पर सिंपल है। देखो, l-1 करना है, उसको माइनस का साइन दे देना है, फिर और माइनस करना है, l-2 करना है, माइनस का साइन कर देना है, और तब तक माइनस करते रहना है नंबर से, l-3, फिर माइनस का साइन, l-4, फिर माइनस का साइन, जब तक हमें 0 ना मिल जाए। एक बार 0 मिल गया, चलो ब्रेक लगाओ, फिर आएंगे l के ऊपर, फिर पीछे जाएंगे, l-1 करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, वहां पर लगा रहे थे। ओके, अब l लिखा, ओके, फिर l-1 कर दिया, फिर l-2 कर दिया, फिर l-3 कर दिया, l-4 कर दिया, तब तक करेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। 0 मिल गया किसी भी पार्ट का वैल्यू, मतलब l-4 का वैल्यू, सपोज हमें 0 मिल गया, खत्म, हम लोग 0 तक पहुंच गए, वो हमारे वैल्यूज होंगी। अब एकदम फटाफट डेमो देख लेते हैं इसका। तो चलो, ml में अगर मैं सपोज l इज इक्वल्स टू 2, ये है मेरा, ओके, और मुझे l इज इक्वल्स टू 2 के ml की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ml इज इक्वल्स टू, अब मेरा रेंज शुरू हो गया -l से, तो -l मतलब -2 से शुरू हो गया, फिर मैं l-1 कर दूंगा, उसको माइनस का साइन दे दूंगा, तो 2-1 कर दिया मैंने, 1 होता है, उसको माइनस का साइन दे दिया, -1 हो गया। फिर l-2, तो 2-2 कर दिया मैंने, 0 हो गया, अब उसको माइनस का साइन देके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मुझे 0 मिल गया, मेरा फासला खत्म। अब मैं इस तरह से शुरू करूंगा, ओके, राइट से। अब राइट में है l, तो मैं क्या करूंगा, 2 लिख दिया मैंने, ओके, l हमारा 2 है इसीलिए, फिर l-1 कर दिया मैंने, ओके, तो 2-1 होता है 1, फिर मैंने क्या किया, l-2 कर दिया, क्योंकि हम लोग को 0 अब तक मिला नहीं ना, तो 2-2 कर दिया तो 0 मिल गया, खत्म। तो इसका मतलब 0 तक पहुंच गए, वैल्यूज खत्म, तो हमारी ये 5 वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, यहां से भी 0 तक पहुंचना है, यहां से भी 0 तक पहुंचना है, जो भी वैल्यूज मिलेंगी हमारी ml की वैल्यूज होंगी। ओके, -2, -1, 0, 1, 2। अब इंटरेस्टिंग से बात देखो, हमें एज़ोमिथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके पूछे जा सकते हैं कैसा कुछ सवाल, कि हमें n की वैल्यूज और l की वैल्यूज दी होंगी। ओके, आपको बोलेंगे कि ऑर्बिटल बताओ, कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो सिंपल सा चीज है, अगर n की वैल्यू 2 है, सपोज l की वैल्यू 1 है, तो हमें पता है n की वैल्यू 2 मतलब सेकंड शेल वाला ऑर्बिटल है, तो 2 आएगा उसका नोटेशन। ओके, l की वैल्यू 1 मतलब, अब यहाँ पर l की वैल्यूज के लिए, पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सबशेल के नोटेशन से, तो l इज इक्वल्स टू 0 के लिए s है, 1 के लिए p है, 2 के लिए d है, और 3 के लिए f है, फिर 4 के लिए g, 5 के लिए f, h। ओके, ऐसे। तो आगे अब l के लिए 1, तो कौन सा सबशेल है, नोटेशन में क्या दिख रहा है हमको, l के लिए 1 मतलब l इज इक्वल्स टू 1 के लिए p है हमारा सबशेल, तो मैंने लिख दिया है पर p, 2p। तो कुछ ऐसा एक टाइप का सवाल हो सकता है इनके ऊपर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोमिथल क्वांटम के नंबर के ऊपर। अब दूसरा टाइप का सवाल ऐसा हो सकता है कि बताओ, मतलब ये जो हम लोग ने फॉर्मूलाज देखे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं nth शेल में, तो ये तो सिंपल सा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से बताओ कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं nth शेल में, तब थोड़ा दिमाग लगाना है। अब सिंपल सी चीजें, कोई भी शेल में अगर पूछा है तो पहले वो शेल क्या है, तो सपोज हम लोग ले रहे हैं n इज इक्वल्स टू 2 में हमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, और बताओ मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की मदद से। ओके, तो हम लोग n इज इक्वल्स टू 2 के लिए कितने, मतलब l की वैल्यूज क्या क्या होंगी वो पहले ढूंढेंगे, सिंपल। तो अब l की वैल्यूज क्या क्या होंगी, शुरुआत तो 0 से ही होगी, और एंड वाला एक वैल्यू देख लेंगे हम लोग, 2-1। ओके, n-1 होता है, तो 2-1 तो 1, तो लास्ट वाला वैल्यू 1 है, 1 से पहले तो 0 आएगा, तो l इज इक्वल्स टू 0 और 1 ही होगा। ओके, अब l की वैल्यूज ढूंढ ली, अब हम लोग ml की वैल्यूज ढूंढेंगे। ओके, पर्टिकुलर l के वैल्यू के लिए, तो l की वैल्यू 0 के लिए हम लोग ml की वैल्यूज ढूंढेंगे पहले। तो l की वैल्यू 0, तो ml की वैल्यू क्या होगी, देखो -l 0 मतलब -l से +l तक रेंज होता है ml की वैल्यूज का। ओके, अब l ही 0 है, तो -0 + 0 तो कुछ होता नहीं है, तो राइट, तो ml की वैल्यू सिर्फ 0 ही आएगी, एक ही आएगी। अब l इज इक्वल्स टू 1 के लिए ml की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, ml की वैल्यूज आएंगी -l से +l तक, राइट। तो -l मतलब हमारा -1, हम लोग 1-1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुछ मतलब ही नहीं माइनस लगाने का, तो हमें 0 मिल गया, पहुंच गए हम लोग इस तरफ से। फिर इस तरफ से हम लोग आएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1, और फिर हमें 0 मिल जाएगा। ओके, आप कर लेना आराम से बैठ के। तो अब ml की वैल्यूज हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिली, और 1 के केस में, ओके, जहाँ पर l इज इक्वल्स टू 1 है, वहाँ के केस में हमें 3 वैल्यूज मिली, तो इसका मतलब हमें 4 वैल्यूज मिली। ओके, तो इसका मतलब 4 ऑर्बिटल्स है। अब देख सकते हो, आप चेक करके देखो, हम लोग ने इस फॉर्मूला से भी 4 आंसर निकाला था, इससे भी 4 निकाल दिया।
नेक्स्ट है नोड्स का फॉर्मूला। ओके, एनएस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू n-1। तो अगर हम लोग अगर 2s की बात कर रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2-1 मतलब 1। ओके, फॉर 2s ऑर्बिटल एक नोड होगा। फिर वैसे ही एनपी और एनडी ऑर्बिटल्स के लिए अगर हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे हैं तो सेम हम लोग टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू n-1। अगर मुझे 3p के लिए पूछा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो 3-1 मतलब होता है 2। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 होंगी। अब स्पेसिफिकली आपको अगर पूछा है कि एनपी या फिर कोई भी एनडी ऑर्बिटल के केस में एंगुलर नोड बता दो, ओके, तो उस एनपी या फिर एनडी ऑर्बिटल में अगर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसी का 3p का, तो मुझे इसका अगर एंगुलर नोड पूछा है तो मैं क्या करूंगा, p के लिए मैं पहले l की वैल्यू ढूंढूंगा। ओके, l की वैल्यू है 1, तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि हाँ यस एंगुलर नोड इज 1। ओके, क्योंकि एंगुलर नोड इज इक्वल टू l होता है। ओके, तो बस उस ऑर्बिटल के लिए ओके हम लोग l की वैल्यू ढूंढ लेंगे। फिर अगर आपको रेडियल नोड पूछा है तो अभी हम लोगों ने देखा l की वैल्यू कैसे निकालनी है, बस उस ऑर्बिटल के लिए हम लोग l की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस l की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में n-l-1 में, तो आपको रेडियल नोड्स भी मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और हम लोग ने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलास को एकदम फटाफट रिवाइज कर लिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।